हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जेई के प्रीवियस क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सभी के सभी एसएससी जेई के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो वापस रिपीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, और एक एक क्वेश्चन को हम हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स, यदि आपको कोई क्वारी होती है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वारी हो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिगर शोज ए 4 बार चेन एंड नंबर ऑफ इंडिकेट्स द रेस्पेक्टिव लिंक लेंथ इन सेंटीमीटर, द टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज। तो यहाँ पे आपको एक चेन दी गई है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी मैकेनिज्म होगी, स्लाइडर क्रैंक, डबल क्रैंक, क्रैंक रोकर या फिर डबल रोकर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेसोप लॉ क्या है। तो ग्रेसोप लॉ के बारे में बता देता हूं। ग्रेसोप लॉ, ग्रेसोप ने क्या बताया था, S प्लस एल इज लेस देन इक्वल टू P प्लस क्यू। एस यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट लिंक, एल है लॉन्गेस्ट लिंक, और P जो है वो बाकी दो जो लिंक बचे हैं उसका नाम दिया P और Q। यदि ये लॉ फॉलो होता है तभी हम मैकेनिज्म अपन को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टेस्ट क्या है, 5 है, और लॉन्गेस्ट है आपका 10। तो ये कितना हो गया, S प्लस एल 15, लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए, और 8 प्लस 9 कितना हो गया, ये हो गया आपके 17। तो ये जो ग्रेसोप लॉ है वो फॉलो हो रहा है। अब हम बात करते हैं, यदि हमारा शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स्ड है, यहाँ पे देखिए जो 5 नंबर है यानी कि ये सबसे छोटा लिंक है और उसी को फिक्स किया गया है। तो यदि हम शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करते हैं तो हमारा जो मैकेनिज्म होगा वो डबल क्रैंक होगा। डबल क्रैंक, ये आपको याद रख लेना है। शॉर्टेस्ट को फिक्स करते हैं तो हमारा डबल क्रैंक मिलता है, और यदि हम लॉन्गेस्ट को फिक्स करते हैं तो हमारा डबल रोकर होगा। अब मैं बता देता हूँ डबल क्रैंक क्या है और डबल रोकर क्या है। तो यहाँ पे देखिए डबल क्रैंक, क्रैंक का काम क्या होता है, क्रैंक का काम होता है रोटेशन करना। तो डबल क्रैंक का मतलब है ये तो आपका फिक्स हो गया, और जो फिक्स होता है उसके सामने वाले को हम कपलर बोलते हैं। कपलर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया कपलर, और बाकी जो दो लिंक है ये इनका जो रोटेशन होगा वो कंप्लीट रोटेशन होगा, यानी कि ये एक क्रैंक की तरह काम करेगी। तो दोनों क्रैंक की तरह काम कर रही है, इसका मतलब ये डबल क्रैंक हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम लॉन्गेस्ट को फिक्स कर देते हैं तो डबल रोकर, रोकर का मतलब है उनका कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा, वो एक फिक्स्ड पोजीशन में ऑसिलेशन करेंगे। तो ये हो गया आपके डबल रोकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है पेंडुलम पंप। तो पेंडुलम पंप जो है वो आपका सिंगल स्लाइडर है। विदवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, जो आपकी सेपर मशीन होती है उसके अंदर ये मैकेनिज्म लगती हैं, तो यहाँ पे भी सिंगल स्लाइडर होता है। ओसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, तो वहाँ पे पिस्टन होता है, तो वहाँ पे भी सिंगल स्लाइडर है। लेकिन इलेप्टिकल ट्रेमल जो होता है उसके अंदर 2 स्लाइडर होते हैं, तो ये आपका हो गया डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। और यदि आपको कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। तो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन की बात करूँ मैं, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, तो डबल स्लाइडर में एक तो आपका ये आ गया इलिप्टिकल ट्रेमल, और सेकंड में आपको बता देता हूँ स्कॉच योक मैकेनिज्म, और तीसरा है आपका ओल्डम कपलिंग। ये तीनों आपको याद रखना है, डबल स्लाइडर के अंदर आते हैं। और सिंगल स्लाइडर में ये तीनों आ गए, प्लस आपको मैं बता देता हूँ जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ठीक है, ये भी क्या है, सिंगल स्लाइडर है। तो आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म शोवन बिलो।
तो यहाँ पे आपको बताना है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, नंबर ऑफ लिंक कितने हैं और नंबर ऑफ पेयर कितने हैं। मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बताया है, अभी वापस बता देता हूँ। F = 3L-1 - 2J - H। H यहाँ पे हायर पेयर है और J है लोअर पेयर और L आपका लिंक हो गया। अब आपको यहाँ पे लिंक पता करने हैं कि कितने लिंक हैं। पहला हो गया आपके फिक्स लिंक, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा फिफ्थ। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको भी लिंक मान लेंगे। आपको पता है ये फिक्स है और ये भी फिक्स है, तो जितने भी फिक्स होते हैं उनको हम एक ही मानते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ लिंक हो गया 5। अब हम बात करते हैं पेयर की। एक यहाँ पे देखिए ये जॉइंट बन रहा है पेयर, 1, ये 2 और ये हो गया आपके 3 और ये 4 और ये हो गया आपके 5। यहाँ पे देखिए जो पेयर बन रहा है ये इसके साथ में और इस लिंक के साथ में बन रहा है, और यहाँ पे ये पेयर बन रहा है इस लिंक और ये फिक्स के साथ में बन रहा है। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे, ये भी 5 होंगे। तो 3L-1 यानी कि 5 - 1 - 2J, J की वैल्यू 5 है और हायर पेयर यहाँ पे कोई दिया गया नहीं है। तो ये हो गया आपके 12 - 10। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है तो उसे हम काइनेमेटिक चेन कहते हैं। तो यदि आपको ऐसे पूछ ले कि काइनेमेटिक चेन है या नहीं, तो यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है तभी वो काइनेमेटिक चेन होगा, अदरवाइज वो सिंपल चेन होगी। फॉर हाई स्पीड इंजन द केम फॉलोवर शुड मूव विथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाई स्पीड जो इंजन होते हैं उसमें केम फॉलोवर कौन सी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा आपके साइक्लोइडल मोशन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। साइक्लोइडल मोशन क्यों, क्योंकि ये जो केम प्रोफाइल की आइडियल प्रोफाइल है और इसका मेन रीज़न ये है कि जब हम बात करते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की किसी भी स्टेज पे, तो वहाँ पे कोई भी अब्रुप्ट चेंज नहीं होता है, यानी कि एकदम चेंज नहीं होता है, इसलिए स्मूथ मोशन होता है। इसलिए हम हाई स्पीड में साइक्लोइडल मोशन जो है वो यूज़ करते हैं केम फॉलोवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन φ1। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला है। यदि फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि मैं आपको एक वेज लेता हूँ जिस पे कोई मास m पड़ा है, यहाँ पे ये जो स्टैटिक एंगल है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों बोला है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे ब्लॉक पड़ा है ये मोशन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये एंगल आपका φ1 दिया गया है और इसका जो मास है तो यहाँ पे इसका वेट नीचे की साइड लगेगा mg, और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ये से लगेगी n, और नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, ये इन दोनों के बीच में एंगल यही हो जाएगा सेम φ1। तो ये mg है तो ये क्या हो जाएगा आपका mg cos φ, और यहाँ पे हो जाएगा आपके mg sin φ। और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है μ/n। म्यू आपके यदि हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो μs लिख देंगे हम इसको, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इक्वेशन को इक्वल करना है। तो mg sin φ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μs/n, और mg cos φ इज इक्वल टू हो जाएगा आपके n, नंबर 1 इक्वेशन, और ये आपकी हो जाएगी 2। तो यदि मैं बात करता हूँ 1/2 डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके mg से mg कैंसिल हो जाएगा, sin φ cos φ क्या हो जाएगा tan φ हो जाएगा, और ये φ1 है, ठीक है, और n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके μs। तो φ1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपके tan इनवर्स μs। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। अगला क्वेश्चन है, हेरिंगबोन गियर आर स्पर गियर, सिंगल हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर या फिर बेवल गियर। तो हेरिंगबोन गियर जो होते हैं वो डबल हेलिकल गियर होते हैं, उन्हीं का नाम है हेरिंगबोन गियर।
हेलिकल गियर के अंदर थ्रस्ट लगती है, और डबल हेलिकल यदि हम यूज़ करेंगे तो थ्रस्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगी आपस में, और इसीलिए हम हेरिंगबोन गियर को हाई स्पीड बाइक्स कार के अंदर यूज़ करते हैं। जो भी रेसिंग बाइक होती हैं वहाँ पे हम जो गियर यूज़ करते हैं वो हेरिंगबोन गियर यूज़ करते हैं, और ये डबल हेलिकल गियर होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एन इन्वोल्यूट गियर द रेशियो ऑफ पिच सर्कल रेडियस टू द बेस सर्कल रेडियस। तो यहाँ पे आपको बताना है पिच सर्कल रेडियस जो होती हैं वो होती है आपके कैपिटल आर, क्योंकि हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि हम बेस सर्कल रेडियस निकालते हैं तो ये आपकी आ जाती हैं आर कोस फाई। ये यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/cos⁵, और 1/cos⁵ क्या हो जाता है आपका sec⁵ हो जाता है। तो ये गियर के अंदर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और फाई क्या है यहाँ पे, फाई आपका प्रेशर एंगल है। इन गियर ड्राइव एडेंडम इक्वल, तो एक होता है गियर के अंदर एडेंडम और दूसरा होता है डिडेंडम। तो यदि हम बात करें एडेंडम की, तो आपका जो एडेंडम होता है वो होता है आपके मॉड्यूल के इक्वल। मॉड्यूल क्या होता है d/t, यानी कि डायमीटर ऑफ गियर टू द टीथ ऑफ गियर। और यदि मैं बात करूँ डिडेंडम की, आपको एग्जाम में डिडेंडम भी पूछ सकते हैं, तो ये होता है आपके 1.57 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल। ये आपको ध्यान रखना है, और एडेंडम मॉड्यूल के एग्जैक्ट इक्वल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ये किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूल, वेरीज डायरेक्टली टू द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्कुलर पिच, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अटेम्प्ट। तो यदि मैं बात करूँ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की, तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो होता है आपकी पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट टू द cos⁵, cos⁵। यहाँ पे फाई क्या है, प्रेशर एंगल है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, वेरीज डायरेक्टली टू द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के प्रोपोर्शनल हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं, तो कॉन्टैक्ट रेशियो की बात करें यदि मैं, कॉन्टैक्ट रेशियो, कॉन्टैक्ट रेशियो, कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, वो होता है आपके आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच। तो यहाँ पे सर्कुलर पिच क्या होता है, यदि मैं बात करूँ सर्कुलर पिच की, तो वो होता है आपके पाई d/t, या फिर पाई इंटू एम। एम क्या होता है, मॉड्यूल होता है। तो आपको इन आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट रेशियो में कंफ्यूज नहीं होना है। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होता है आपका पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट टू द cos⁵, और कॉन्टैक्ट रेशियो होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दो लिस्ट दी गई है, पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट को मैच करना है। ऐसे क्वेश्चन जो है आईएएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी आईएएस के प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी जेईई में सेम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है गवर्नर। तो गवर्नर का काम क्या होता है, गवर्नर का काम होता है स्पीड कंट्रोल करना, यानी कि ए जो है वो आपके फोर्थ के साथ में मैच हो जाएगा। और फ्लाईव्हील जो होता है, फ्लाईव्हील जो है टर्निंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं, वो हम फ्लाईव्हील का बनाते हैं। और क्रिटिकल स्पीड, यदि हम बात करें शाफ्ट और रोटर की, तो वहाँ पे हम क्रिटिकल स्पीड लेते हैं। तो क्रिटिकल स्पीड जो है वो किससे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं डंकरले मेथड से। और इनर्शिया फोर्स ये निकालते हैं हम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ के और आपको एक बार खुद सॉल्यूशन करना है। यदि आप सॉल्यूशन इसका कर पाते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, और यदि नहीं होता है तो आपको सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन है, द टर्निंग मोमेंट डिलीवर्ड बाय अ फ्लाईव्हील हेड विद रेस्पेक्ट टू इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, t इक्वल्स टू 14,000 प्लस 7,000 साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच डिलीवर्ड टॉर्क इज इक्वल्स टू मीन टॉर्क फॉर ए सिंगल साइकिल आर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो डिलीवर्ड टॉर्क t है ये इक्वल है मीन टॉर्क के, तो किस वैल्यू के लिए,
थीटा की किस वैल्यू के लिए इक्वल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो आपका मीन टॉर्क है और इस टॉर्क में रिलेशन क्या होता है। यदि मैं बात करूँ मीन टॉर्क की तो ये होता है आपके 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, सिंगल साइकिल की बात हो रही है तो 0 से 2 हो जाएगा और टी डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है जो दी गई है 1/2 0 से 2 और टी की वैल्यू कितनी है 14,000 प्लस 7,000 साइन थीटा और ये आपका हो जाएगा डी थीटा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है 1/2 14,000 का कितना हो जाएगा, एक थीटा आ जाएगा यहाँ पे प्लस 7,000 साइन थीटा कितना होता है, तो ये आपका होता है माइनस कोस थीटा ना कि कोस थीटा और 0 से 2 आपके लिमिट है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है 1/2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 14,000 और थीटा की वैल्यू 2 माइनस 0 हो जाएगी प्लस 7,000 कोस थीटा। अब देखिए कोस 2 जो है तो 2 तो वापस 0 पे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0 की वैल्यू 1 होती है और माइनस तो लगेगा और एक माइनस पहले से ही है तो ये प्लस हो जाएगा और कोस 0 की वैल्यू आपके हो जाएगी 1। तो यहाँ पे ये तो चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी और यहाँ पे ये 2 है तो 2 और t जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके 14,000। किसकी वैल्यू, टी मीन की वैल्यू आई है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिलीवर्ड टॉर्क इज इक्वल्स टू मीन टॉर्क, यानी कि टी की वैल्यू होनी चाहिए मीन के लिए। ये कब होगी, तो टी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 14,000 प्लस 7,000 साइन थीटा, ये वैल्यू होनी चाहिए मीन के। मीन कितनी है आपके, ये आई आपके 14,000, ये 14,000 आ गई। अब आप देखिए यहाँ पे 14,000 इक्वल कब होगा, जब ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो 7,000 तो 0 हो नहीं सकता, साइन थीटा की वैल्यू 0। अब ये थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, एक तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 180 की वैल्यू 0 होती है और 360 की 0 होती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर आर प्रीफर्ड टू द इनर्शिया टाइप गवर्नर बिकॉज एन इनर्शिया गवर्नर। तो हम सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर क्यों यूज़ करते हैं इनर्शिया गवर्नर की बजाय, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। इनर्शिया गवर्नर इज़ हाईली सेंसिटिव एंड मोर प्रोन टू हंटिंग, यानी कि उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। यदि हम थोड़ी सी वैल्यू चेंज करते हैं तो वहाँ पे उसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आता है और यदि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो वहाँ पे हंटिंग होती है, यानी कि जो स्लीव है वो कभी टॉप पे स्ट्राइक करेगी कभी बॉटम पे, तो उसे हम बोलते हैं हंटिंग। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक सडनली विथ लिटिल और नो डिफॉर्मेशन इज नोन एज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको जब मटेरियल साइंस पढ़ाई थी वहाँ पे मैंने सारी प्रॉपर्टी को डिटेल में बताया था। यदि मटेरियल साइंस के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने सारी प्रॉपर्टी बताई है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डक्टिलिटी की। कोई आपका मटेरियल है, यदि वो डक्टाइल है इसका मतलब क्या है, हम उसके वायर बना सकते हैं, उसमें कितना भी हम डिफॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, फ्रैक्चर नहीं होगा। और मेलायबिलिटी यानी कि वो मटेरियल जहाँ पे हम उसकी सीट बना सकते हैं। और इलास्टिसिटी आपको पता है, यदि हम जब तक फोर्स लगाएंगे तब तक डिफॉर्मेशन रहेगा और जैसे ही हम फोर्स को हटा लेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ब्रिटलनेस क्या होती है, ब्रिटलनेस का मतलब है कोई यदि हमारा मटेरियल ब्रिटल है इसका मतलब वो सडन फ्रैक्चर हो जाएगा। और यदि मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन आपको बताऊं तो ये इलास्टिक लिमिट तक तो कांस्टेंट रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, और जैसे इलास्टिक लिमिट खत्म होगी तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। ए स्टील बार इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, इफ बार इज हीटेड इट डेवलप। देखिए मान लो आपकी कोई एक बार है जिसको हमने दोनों तरफ से फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं। तो हीट कर रहे हैं तो इसके प्रॉपर्टी में चेंज आएगा और यदि इसकी
एक्सपांशन है तो ये क्या करेगी, एक्सटेंड होने की कोशिश करेगी, लेकिन फिक्स्ड होने की वजह से ये एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। यानी कि यदि ये फ्री होती तो मान लो पहले इसकी लेंथ इतनी थी तो ये हीट करने की वजह से इतनी लेंथ हो जाती, लेकिन फिक्स्ड होने की वजह से ये लेंथ इंक्रीज नहीं हो पाई, यानी कि वापस इतनी आ गई। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स कौन से होंगे, कंप्रेसिव फोर्स स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। और यदि आपको पूछ ले कि बोथ एंड आर फ्री, यदि फ्री हो तो वहाँ पे स्ट्रेस कोई जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रीली एक्सपांड हो जाएगी। जब हम फिक्स करते हैं तभी स्ट्रेस जनरेट होते हैं। A load of 20,000 kilogram applied to a brass cylinder 40 centimeter long, 10 centimeter diameter caused the length to increase 0.8 centimeter and the diameter to decrease 0.005 centimeter. Poisson ratio of brass is, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पॉइजन रेशियो बताना है कि कितना होगा, तो वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको पता है जो हमारा पॉइजन रेशियो होता है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और होता क्या है, माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन यानी कि लेंथ के अलावा जो जैसे मान लो आपकी कोई रोड है, तो यदि इसकी लेंथ है ये एल, तो ये तो इसमें जो स्ट्रेस या स्ट्रेन जनरेट होगा उसे हम लोन लेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, और यदि डायमीटर में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे लेटरल। तो यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके डेल्टा डी, यानी कि डायमीटर में चेंज टू द ओरिजिनल डायमीटर, और ओरिजिनल डायमीटर, और लॉन्गिट्यूडिनल में हम बात करेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। अब आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, एक माइनस पहले से ही है, और यहाँ पे देखिए डेल्टा डी यानी कि चेंज इन डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा। यदि आपका इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, तो माइनस 0.05 अपॉन डायमीटर कितना है, डायमीटर आपका 10 सेंटीमीटर है, इनटू यहाँ पे लेंथ कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, अपॉन ये आपका हो जाएगा 0.8। बस आपको सिंपली इसको सोल्व करना है, और यदि आप इसे सोल्व करते हैं तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये तो 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 0.2, और ये ऊपर जाके यदि आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.025। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच फॉर्मूला करेक्टली डिपिक्ट्स द एलोंगेशन ऑफ कंपोजिट बॉडी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कंपोजिट बॉडी के लिए एलोंगेशन का कौन सा फॉर्मूला सही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट बॉडी किसे कहते हैं। देखिए मान लो एक कोई रोड है, ठीक है, इसके साथ में कोई दूसरी रोड ऐड की हुई है, जुड़ी हुई है, और तीसरी रोड है, ऐसे बहुत सारी रोड है। इसकी यदि लेंथ एल है और इसका डायमीटर जो है आपका D1 है, इसका डायमीटर D2, इसका D3, इसकी लेंथ L2, इसकी लेंथ L3, ऐसे चलता रहेगा। इसे हम बोलते हैं कंपोजिट बार। यदि मैं यहाँ पे कोई लोड लगाता हूँ P, तो इन सभी के अंदर एलोंगेशन होगा। तो एलोंगेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर PL अपॉन AE, PL अपॉन AE। तो टोटल एलोंगेशन क्या हो जाएगा, सभी का ऐड हो जाएगा, तो डेल्टा बराबर P जो है वो कॉमन है, और पहली के लिए मैं बात करूं तो L1 हो जाएगा अपॉन एरिया A1, और E जो है यदि सेम मटेरियल की बनी हुई है तो यहाँ पे E को सेम हो जाएगा, प्लस लोड तो सेम ही है, लेंथ L2 हो जाएगी अपॉन एरिया A2 हो जाएगा, और E हो जाएगा प्लस PL3 अपॉन A3E प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, P आ रहा है और E आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3 प्लस एंड सो ऑन। ये आपका आ गया टोटल एलोंगेशन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द कर्व इज बेस्ट सुटेड फॉर द लीनियर इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लीनियर इलास्टिक कौन सा है और साथ में परफेक्टली प्लास्टिक। तो पहला ऑप्शन देखिए,
पहला ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा मटेरियल जो है वो सिर्फ इलास्टिक मटेरियल है, या फिर हम इसके कह सकते हैं ब्रिटल मटेरियल, क्योंकि ये जो है आपका हुक्स लॉ के हिसाब से देखें तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो है, जैसे ही प्रोपोर्शनल लिमिट जो है हटेगी तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये इलास्टिक लिमिट तक ही दिया गया है, और ये आपका हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक, क्योंकि ये यहाँ तक तो इलास्टिक है और उसके बाद में परफेक्टली प्लास्टिक है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हो रहा है विदाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लीनियर इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक। और जो सी ऑप्शन दिया गया है ये आपका हो जाएगा इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग, इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग, विथ स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब है मटेरियल के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बढ़ रहा है, इसका मतलब मटेरियल की जो हार्डनेस है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। और जो ऑप्शन डी दिया गया है ये एरिया दिया गया है, तो यहाँ पे जो है आपकी स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी। यदि इलास्टिक लिमिट तक है तो इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी, जिसे हम रेजिलियंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अकर ओनली इन कंटिन्यूस बीम, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग या फिर कैंटिलीवर बीम। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है। जैसे मैं बात करूं, एक आपकी बीम है ओवरहैंगिंग बीम, तो हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे सी हो जाएगा, जैसे मान लो आपकी कोई एक बीम है जहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे इसके ऊपर आपने यूडीएल लगा दिया, तो ये आपकी ओवरहैंगिंग बीम हो गई। तो यहाँ पे यदि मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये 2 डिग्री का बनेगा, ये बन गया। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है, इधर आपका पॉजिटिव है और इधर आपका नेगेटिव है। तो जहाँ से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है और यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बीम ऑफ diameter 75 mm has a span length of 10 meter is subjected to uniform distributed load of W kilonewton per meter. The maximum value of bending moment produced is 6.75 kilonewton into meter. What is the value of distributed load if the beam is simply supported? तो यहाँ पे आपको एक बीम दी गई है जो सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड का मतलब क्या होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक तरफ से हिंज होती है और दूसरी तरफ से रोलर सपोर्ट होता है। और यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया। और ये लोड कितना है ये आपका निकालना है W। तो यदि मैं बात करूँ इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये होता है आपका WL²/8। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आप निकालने थोड़ी बैठोगे। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 6.75 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है आपके पास 10 है, तो ये आपका 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 6.75। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। तो W की वैल्यू आ जाएगी 6.75 इंटू 8 अपॉन 100। तो यहाँ पे जो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.54, जो कि ऑप्शन में बी दिया गया है। बस आपको फॉर्मूला जो है बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है WL²/8 होता है। किसके लिए, यदि यहाँ पे यूडीएल लगाया हुआ है तो, और यदि यूडीएल नहीं लगाया, पॉइंट लोड लगा हुआ है वो भी सेंटर में, तो अभी हमने डिस्कस किया था PL/4 होता है, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पॉइंट इन अ बीम एट विच द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम द शियर फोर्स एट दैट पॉइंट इज। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है यदि आपका बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम है तो उस टाइम आपका शियर फोर्स कितना होगा। तो यदि आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है तो उस टाइम शियर फोर्स 0 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द maximum value of bending moment in the simply supported beam with a concentrated load P at the mid span is। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, मैंने आपको अभी बताया था कि यदि आपकी बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है,
सिंपली सपोर्टेड का मतलब है एक तरफ से हिंज और दूसरी तरफ से रोलर सपोर्ट, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। या तो यहाँ पे इसके सेंटर में पी लोड लगाया हुआ है और ये L/2 हो जाएगी, ये भी L/2 हो जाएगी क्योंकि सेंटर में ये पॉइंट मान लो A है और ये आपका B है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार निकालना बता देता हूँ ताकि यदि आप पॉइंट लोड के लिए निकाल रहे हो तो UDL के लिए भी इजीली निकाल पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे रिएक्शन जो है वो RA आएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगी, RB आ जाएगी और ये पॉइंट लोड है ही और ये L/2 है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ XX, जो B पॉइंट है आपका इससे X डिस्टेंस पे। तो यदि मैं बात करता हूँ बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट एट X, तो कितना हो जाएगा, ये RB जो है इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा RB इंटू डिस्टेंस कितनी है, X है। यानी कि अब देखिए रिएक्शन कितनी आ रही है, तो रिएक्शन देखिए लोड P जो है वो सेंटर में लग रहा है इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो RA की वैल्यू P/2 हो जाएगी और ये भी P/2 हो जाएगी। आप मूवमेंट लेके भी निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे सेंटर में इसलिए हम डायरेक्ट हाफ कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा P/2 इंटू X। तो यदि मैं निकालूँ बेंडिंग मोमेंट एट दी पॉइंट B पे X की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो X की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा 0। और बेंडिंग मोमेंट एट दी सेंटर पे L/2 है X की वैल्यू, तो मैं L/2 पुट करता हूँ तो P/2 इंटू L/2, तो ये क्या होता है PL/4 हो जाता है। और यही आपको पूछा गया है कि सेंटर में बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपके PL/4। और यदि आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ऐसे इसका डायग्राम बन जाएगा। ये आपका पॉइंट A है, ये B है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है और ये सेंटर में आपका है आपका PL/4। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल एंड दैट ऑफ ए स्क्वायर हैविंग सेम एरिया अबाउट देयर सेंट्रोइडल एक्सिस इज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकालिए और फिर उसके बाद में आपको सॉल्यूशन दे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, स्क्वायर हैविंग सेम एरिया अबाउट देयर सेंट्रोइडल एक्सिस। तो एरिया जो है वो आपका स्क्वायर का और सर्कल का सेम दिया गया है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है A² हो जाएगा और जो आपका सर्कल है उसका कितना हो जाएगा π/4 D² हो जाएगा। तो यदि मैं बात करूँ D/A की, तो आपका D/A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आपका 4/π और इसका हो जाएगा आपके रूट। तो यहाँ पे हमारे पास D और A के बीच में डायमीटर और उसका जो लेंथ A है, इसकी साइड A है, उनके बीच में रिलेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमको पूछा गया है रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल, तो यानी कि पहले हमको किसका लेना है, सर्कल का और उसके बाद में आपके स्क्वायर का, ठीक है। तो सर्कल का कितना हो जाएगा, सर्कल का हो जाएगा π/64 इंटू D⁴ और स्क्वायर का कितना होता है, देखिए यदि आपका रेक्टेंगल है और लेंथ उसकी L है और B है तो BD³/12 होता है और B और D यहाँ पे स्क्वायर में सेम होता है, तो यहाँ पे A⁴/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करूँ तो ये आपका हो जाएगा 12π/64 और D/A की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 4 से 3 बार कट जाएगा और ये आपका 16 बार हो जाएगा, तो 3/16π। अब D/A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, D/A की वैल्यू है 4/5, तो यहाँ पे पावर 4 करेंगे, ये पावर कितनी है हाफ है, तो 4 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 4/π का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं एक बार और लिखूँ 3/16π इंटू ये हो जाएगा 16 और ये आपका हो जाएगा π²। तो पाई से तो 1 पाई चला जाएगा और 16 से 16 चला जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/π। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो A करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, मैंने बहुत ही आपको बेसिक तरीके से समझाई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल प्लेन इज वन विच कैरीज। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। देखिए ऐसा प्लेन जहाँ पे शियर स्ट्रेस जो है वो जीरो होता है। जैसे मान लो एक कोई बॉडी है, यहाँ पे एक तो ये है आपका स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 और ये आपका है सिग्मा 2। तो यदि सिग्मा 1 जो है आपका मैक्सिमम है और सिग्मा 2 आपका है मिनिमम, और यहाँ पे यदि शियर स्ट्रेस टो की वैल्यू जीरो है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नो शियर स्ट्रेस। तो किसी प्लेन में शियर स्ट्रेस यदि जीरो है तो वहाँ पे हमारा जो स्ट्रेस है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर इज एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर काफ़ी है, तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग थ्योरी दी गई है। तो रैंकाइन ने जो थ्योरी दी थी वो ब्रिटल मटेरियल के दी थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, द रेशियो ऑफ द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज नोन एज। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम आई जेड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, टू द रेडियस ऑफ, यहाँ पे आपका रेडियस आर हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है वो क्या होता है, ये होता है आपका टॉर्सिनल सेक्शन मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं इसे, टॉर्सिनल सेक्शन मॉड्यूलस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको इसकी वैल्यू पूछ ले तो कितनी हो जाएगी, देखिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाई 32 इंटू डी टू दी पावर 4, और ये डी आर जो है ये डी बाई 2 लिख दूंगा मैं इसको। तो ये होता है आपके पाई बाई 16 डी टू दी पावर 3। तो ये वैल्यू भी आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एन इंक्रीज इन लोड एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर इज लाइकली टू कॉज फेलियर। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि कैंटिलीवर बीम, देखिए कैंटिलीवर बीम कौन सी होती है, जो एक तरफ से तो फिक्स होती हैं और दूसरी तरफ से आपके फ्री होती हैं, इसे हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। तो यहाँ पे पूछा गया कि फ्री एंड पे यदि मैं लोड इंक्रीज करूँ तो इसका फेलियर कहाँ से होगा। तो यदि मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका ऐसा बनता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आ रहा है, तो ये आपका फिक्स्ड एंड पे आ रहा है। तो फेलियर जो होगा वो भी फिक्स्ड एंड पे ही होगा, चाहे लोड कहीं पे भी इंक्रीज करो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन ए थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल ऑफ डायमीटर डी एंड इंटरनल प्रेशर पी इज। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होगा। तो यदि मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की, तो सिग्मा एल की वैल्यू होती है आपके पी डी बाई 4T। टी यहाँ पे उसकी है थिकनेस, जो थिन सिलेंडर है उसकी थिकनेस है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि आपको पूछे हुप स्ट्रेस, जिसे हम सिग्मा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका होता है पी डी बाई 2T। तो यदि आपको एग्जाम में पूछ ले कि हुप स्ट्रेस ज़्यादा होता है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल, तो हुप स्ट्रेस ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे पी डी बाई 2T है और यहाँ पे पी डी बाई 4T है। कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जो हमारा हुप स्ट्रेस है इसका एक दूसरा नाम है सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। तो ये भी पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए कि हुप स्ट्रेस को ही सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। ए सिलेंडर इज सेड टू बी थिन इफ द थिकनेस टू डायमीटर रेशियो इज लेस देन। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किसी सिलेंडर को हम थिन सिलेंडर कब बोलेंगे, यदि उसका डायमीटर और थिकनेस का रेशियो यदि लेस देन जो है 1/20 है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे देखिए थिकनेस टू द डायमीटर, क्योंकि उसका डायमीटर ज़्यादा होगा थिकनेस कम होगी। तो थिकनेस टू द डायमीटर जो रेशियो है वो लेस देन 1/20 होता है, तो उसे हम बोलते हैं थिन सिलेंडर। रैंकाइन थ्योरी इज वैलिड टू लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो रैंकाइन थ्योरी जो होती है वो सभी कॉलम के लिए वैलिड होती है, चाहे लॉन्ग कॉलम हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे मीडियम हो। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको पूछ ले यूलर्स थ्योरी, तो ये किसके लिए वैलिड होती है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
रैंकाइन थ्योरी सभी के लिए वैलिड होती है और यूलर थ्योरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होती है। द क्रिपलिंग लोड फॉर बोथ एंड फिक्स्ड लॉन्ग कॉलम इज गिवन बाय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि जो आपका बोथ एंड जो है वो फिक्स है कॉलम का, तब आपको क्रिपलिंग लोड कितना होगा वो बताना है। तो सबसे पहले आपको क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्रिपलिंग लोड ये होता है आपके पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई का स्क्वायर। एल ई क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंट लेंथ है। अब ये लेंथ जो है किसके लिए कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो पहला है एल ई इज इक्वस टू एल, यानी कि लेंथ जो है इक्विवेलेंट लेंथ जो है वो एल के इक्वस कब होगी? जब बोथ एंड फिक्स्ड होगा, यानी कि व्हेन बोथ एंड फिक्स्ड, सॉरी फिक्स्ड नहीं, हिंज्ड। यदि हिंज होंगे तब एल इज इक्वस टू एल होगा। एल ई इज इक्वस टू एल बाई टू कब होगा? जब होगा आपके बोथ एंड फिक्स्ड। एल ई इज इक्वस टू 2l कब होगा? वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज फ्री। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक एंड फ्री होगा तो एल ई इज इक्वस टू आपका आ जाएगा 2l, और एक है आपका एल ई इज इक्वस टू एल बाई रूट टू। एल बाई रूट टू कब होगा? तो वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज हिंज्ड। ये आपको 4 केस पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा गया? बोथ एंड फिक्स्ड। यदि फिक्स्ड होंगे तो इक्विवेलेंट लेंथ कितनी हो जाएगी? एल बाई टू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? क्रिपलिंग लोड पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल की वैल्यू कितनी है? एल बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर होगा 4, ये ऊपर आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट जो क्या करते हैं वो रट के जाते हैं, तो कभी एंड फिक्स्ड एंड का पूछ लेते हैं, कभी ये चारों केस कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, तो वहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक ही याद रखना है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन केस जो हैं वो 4 केस होते हैं, चारों केस आपको पता है तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द टूल लाइफ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टूल लाइफ सबसे ज़्यादा किससे अफेक्ट होती है और सबसे कम किससे अफेक्ट होती है, फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट या फिर कटिंग स्पीड। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होती है वो कटिंग स्पीड से होती हैं, उससे कम होती हैं आपके फीड रेट से, तो 1 आ जाएगा, और सबसे कम डेप्थ ऑफ कट से। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी, स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। In a taper turning operation, maximum and minimum diameter of job are D and D respectively. What is the taper angle if the job length is L? तो यहाँ पे आपको टेपर एंगल पूछा गया है। टेपर एंगल का फॉर्मूला होता है आपके tan अल्फा इज इक्वल टू D, यानी कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2L। लेकिन यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है? ये है हाफ टेपर एंगल। क्या है? हाफ टेपर एंगल। तो यहाँ पे मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स d माइनस स्मॉल d अपॉन 2L। लेकिन ये तो हाफ टेपर एंगल है, आपको टेपर एंगल पूछा गया है, तो इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 2 अल्फा जो होता है ये टेपर एंगल होता है। तो आंसर हमारा 2 tan इनवर्स d माइनस d अपॉन 2L हो जाएगा। ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। 2 टाइप के कटिंग सिस्टम होते हैं, एक तो होता है आपका ऑर्थोगोनल और दूसरा होता है ऑब्लिक। ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम जो होता है ये आपका 2 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो तो बी हो जाएगा, ये होता है आपका 2 डायमेंशनल, और ऑब्लिक कटिंग होता है 3 डायमेंशनल।
तो यदि आपको ओब्लिक पूछे तो थ्री डायमेंशनल करना है, और ऑर्थोगोनल तो 2 डायमेंशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज नॉट रिक्वायर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होती क्या है? देखिए, जब हमारी जैसे सेफर आपने देखी होगी, तो वहाँ पे एक तो होता है आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक, एक होता है आपका रिटर्न स्ट्रोक। जो मशीनिंग करता है, यानी कि मटेरियल जो रिमूव होता है, वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में होता है। यानी कि मशीनिंग कहाँ पे होती है? मशीनिंग होती है फॉरवर्ड स्ट्रोक में। तो मशीनिंग होगी तो वहाँ पे जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, और रिटर्न स्ट्रोक जो होता है वहाँ पे मशीनिंग नहीं होती, यानी कि फ्री रहता है, तो इसे हम बोलते हैं आइडियल स्ट्रोक। तो आपको यदि पूछ ले आइडियल स्ट्रोक कौन सा होता है, तो रिटर्न स्ट्रोक जो होता है वो आपका आइडियल स्ट्रोक होता है। तो यहाँ पे टाइम भी जो है वो आपका कम लगेगा। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में टाइम ज़्यादा लग रहा है और रिटर्न स्ट्रोक में टाइम कम लग रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, यानी कि रिटर्न जो है वो क्विक हो रहा है। तो सेपर, स्लोटर और प्लेनर, ये सब जो है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होती हैं। ब्रूचिंग जो है उसमें कोई क्विक रिटर्न मैकेनिज्म नहीं होती। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रूचिंग क्या है? ब्रूचिंग एक ड्रिलिंग ऑपरेशन है जिसमें एक ब्रूच टूल होता है। अब ब्रूच टूल कैसा होता है, आपने यदि नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान से थोड़ा देखना है। ये देखिए, आपको टूल दिख रहा होगा, ये टूल है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रूच टूल। देखिए, यहाँ पे जो आपका अलग अलग टाइप के इसमें टीथ होते हैं, सेमी फिनिशिंग, फिनिशिंग टीथ और रफ टीथ। और ये जो यूज़ होता है आपका स्क्वायर होल करने के लिए यूज़ होता है, या फिर एनलार्ज करने के लिए, यानी कि पहले से कोई होल है उसको यदि एनलार्ज करना है तो भी हम वहाँ पे ब्रूच टूल यूज़ करते हैं। मिलिंग मशीन इज क्लासिफाइड एज हॉरिजेंटल और वर्टिकल टाइप डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ स्पिंडल, वर्कपीस, मिलिंग कटर या फिर वर्क टेबल और बेड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मिलिंग मशीन होती है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल टाइप किसके पोजीशन के हिसाब से होती हैं, तो वो होती हैं आपके स्पिंडल की पोजीशन से। यदि आपका स्पिंडल की पोजीशन हॉरिजेंटल है तो कौन सी मिलिंग मशीन बनेगी? स्लैब मिलिंग। और यदि आपकी वर्टिकल है स्पिंडल तो कौन सा बनेगा? फेस मिलिंग और एंड मिलिंग। ये आपको पता होनी चाहिए। तो स्पिंडल की पोजीशन के हिसाब से अलग अलग टाइप का मिलिंग मशीन बनता है। कंटिन्यूस चिप्स आर फॉर्म्ड व्हेन मशीनिंग। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंटिन्यूस चिप किस में बनता है? डक्टाइल मटेरियल में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और डिसकंटिन्यूस चिप जो है वो आपके ब्रिटल मटेरियल में बनता है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में इलास्टिक लिमिट के बाद में फ्रैक्चर हो जाता है, तो वहाँ पे जब चिप प्रोड्यूस हो गए तो वो डिसकंटिन्यूस होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर ए प्रोविजन ऑफ फ्लैश गटर। देखिए, यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोज डाई फोर्जिंग। क्लोज डाई फोर्जिंग में हम फ्लैश कटर यूज़ करते हैं। ये क्या है? देखिए, पुराने वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्लैश गटर क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको वापस बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो ये आपकी जो है क्लोज डाई फोर्जिंग है, तो ये इसका साथ में क्लोज होगा। तो यहाँ पे कोई मटेरियल भरा हुआ है, इसको इसकी शेप देनी है, तो जैसे ही ये इसके ऊपर प्रेस होगा तो यहाँ पे जो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो बाहर आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हम कुछ अलग स्पेस रखते हैं, तो ये जो मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल है वो इसमें आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसे तो हम बोलते हैं गटर। और जो यहाँ पे फ्लैश के रूप में यहाँ पे रह जाता है इसकी सरफेस पे, तो उसे हम बोलते हैं फ्लैश। तो फ्लैश और गटर आप समझ गए। और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? क्लोज डाई फोर्जिंग के अंदर। हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हॉट वर्किंग जो होता है वो आपके अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। और यदि आपको पूछ ले कोल्ड वर्किंग जो होती है वो होती है आपके बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर होता है? इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच न्यू स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन आर फॉर्म्ड। यदि हम किसी मटेरियल को हीटअप करते हैं तो किसी एक टेम्परेचर के बाद में उसकी ग्रेन्स की साइज, उसकी शेप चेंज होने लगती है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आने लगता है।
तो उस मिनिमम टेम्परेचर को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। और यदि उसके ऊपर हो रहा है तो हॉट वर्किंग, उसके नीचे हो रहा है तो कोल्ड वर्किंग बोलते हैं। The crank pin is to connected in a bush and the dimension for the bush and crank are given respectively in mm। ये आपकी बुश की डायमेंशन दे रखी है और ये आपकी दे रखी है क्रैंक की। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन बुश एंड क्रैंक। तो यहाँ पे देखिए बेसिक साइज़ कितनी दे रखी है, बहुत ही सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है। तो बेसिक साइज़ आपकी हो गई 16। और यदि मैं बात करूँ बुश की, तो बुश की जो मिनिमम साइज़ है ये कितनी है 16 प्लस 0.00, यानी कि ये मिनिमम साइज़ इसकी ये होगी। और मैक्सिमम साइज़ कहाँ तक जा सकती हैं 16 प्लस 0.007। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका हो गया 16 प्लस 0.00, सॉरी एक बार ही जीरो है तो 017। ठीक है, ये आपकी साइज़ हो गई बुश की। यदि मैं बात करूँ क्रैंक की, क्रैंक की देखिए मिनिमम साइज़ जो है वो कितनी है, मैक्सिमम तो है 16 माइनस 0.035। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये कितनी निकाल देता हूँ 0.035 ये निकाल दूंगा, 16 माइनस 0.035। तो ये तो आपकी मैक्सिमम साइज़ हो जाएगी और मिनिमम यहाँ पे कहीं आएगी। और ये कितनी हाइट होगी, ये आपके हो जाएगी 0.062। यानी कि यहाँ पे डायमेंशन की बात करूँ 16 माइनस 0.062, तो ये जो आपकी साइज़ आ जाएगी, यानी कि ये मैं निकाल देता हूँ तो 15.938 आ जाती है। तो ये आपकी मिनिमम साइज़ होगी और ये मैक्सिमम होगी। तो क्लियरेंस कितना है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम क्लियरेंस की जब बात करूँगा तो मैक्सिमम साइज़ तो लूँगा मैं बुश की और मिनिमम साइज़ लूँगा क्रैंक की। तो ये जो आपका क्लियरेंस आ रहा है ये आपका मैक्सिमम क्लियरेंस आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हाइट कितनी है, ये आपकी हाइट है 0.017 और ये हो जाएगी आपके 0.062। बस सिंपली आपको ऐड करना है, ये आपका 9 हो गया, 0.079। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये तो आपका हो गया मैक्सिमम क्लियरेंस। यदि आपको पूछ ले मिनिमम क्लियरेंस, तो मिनिमम साइज़ जो है आपकी बुश की कितनी हो जाएगी, बुश की तो ये आ जाएगी 16 ही है, क्योंकि 16 प्लस 000 है। और इसकी मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम है 0.035। तो ये जो डिफरेंस होगा ये आपका मिनिमम क्लियरेंस होगा। तो मिनिमम क्लियरेंस पूछे तो 0.035, ये आंसर जो है आपका ये मिनिमम क्लियरेंस है। और ये आपका जो है वो है आपका मैक्सिमम क्लियरेंस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो यदि हम इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाते हैं तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती हैं। तो इलास्टिक लिमिट तक यदि पूछे तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेजिलियंस और टिल द फ्रैक्चर लिमिट, फ्रैक्चर लिमिट, तब यहाँ पे टोटल एनर्जी जो हो जाएगी उसे हम बोलते हैं टफनेस। एलॉय स्टील कंटेनिंग 36% निकल इज कॉल्ड। तो हमारा जो इसके अंदर निकल है वो 36% है, रिमेनिंग जो है आपका फेरस यानी कि आयरन जो होता है वो 64% होता है। तो ऐसे एलॉय को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनवार, इनवार। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें निकल जो है वो आपका 36% होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील इज। तो यदि मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन में 0.1 से लेके 2% तक मैक्सिमम कार्बन होता है, तब तक ये आपके स्टील कहलाते हैं। और जैसे ही 2% से ऊपर होता है और 4.6 तक बात आती है तो ये आपका हो जाता है कास्ट आयरन। और 4.6 से भी ऊपर होता है तो हम उसे बोलते हैं पिग आयरन। और यदि 6 से ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे आयरन ओर आ जाती है, आयरन ओर। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ऑप्शन के हिसाब से डी करेक्ट हो जाएगा, 0.1 to 1.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक लैटिस सिस्टम, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या फिर डायमंड क्यूबिक। तो जो आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है, तो यदि मैं बात करूँ सिंपल क्यूबिक की,
तो सिंपल क्यूबिक के लिए एटॉमिक फैक्टर पैकिंग फैक्टर होता है 0.52। परसेंटेज में बात करेंगे तो 52% हो जाएगा। बॉडी सेंटर्ड के लिए होता है आपका 0.68 और फेस सेंटर्ड के लिए होता है 0.74 और डायमंड क्यूबिक के लिए होता है 0.34। तो यहाँ पे हाईएस्ट किसका है? हाईएस्ट है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। डैश हैज़ हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट वर्क हार्डन, लेड, एल्यूमिनियम, ब्रास या फिर सिल्वर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्रास मटेरियल होता है उसकी वर्क हार्डन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या है? वर्क हार्डनिंग का मतलब होता है स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग जब हम करते हैं, किसी मटेरियल पे हम वर्क करते हैं, डिफॉर्मेशन होता है, और जब डिफॉर्मेशन होगा तो उसकी जो ग्रेन होंगे वो क्या होंगे? डिस्ट्रक्ट होंगे, ब्रेक होंगे। तो उसका जो मूवमेंट है, उनके बीच में जो मूवमेंट हो रहा है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जब ग्रेन के बीच में मूवमेंट स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब मटेरियल जो है वो आपका हार्ड हो रहा है। हार्ड मटेरियल का मतलब क्या है? इनके मूवमेंट बहुत ही कम होता है। सॉफ्ट मटेरियल का मतलब है उसके जो ग्रेन है उनके बीच में स्लिप हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो ब्रास जो है उसकी टेंडेंसी वर्क हार्डन की सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए गैस इज कंप्रेस्ड frictionless from a initial state 0.4 meter cube and 0.1 megapascal to final state 0.2 meter cube and 0.1 megapascal. There is a transfer of 35 kilojoule heat from the gas. What is the change in internal energy? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार अटेम्प्ट करें, इसका आंसर देखें और आपका आंसर क्या आता है, और फिर आपको सॉल्यूशन देखना है कि आंसर क्या आएगा। डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट का गलत आने वाला है। क्यों आने वाला है मैं आपको अभी रीज़न बताऊंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको अटेम्प्ट करें। यहाँ पे देखिए प्रेशर जो है आपका पहले 0.1 मेगापास्कल था, उसके बाद में भी 0.1 है। इसका मतलब हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो यदि मैं बात करूँ वर्क डन की, तो वर्क डन क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर के लिए? PV2 माइनस V1। प्रेशर कितना है? 0.1 मेगापास्कल। तो 0.1 इंटू 10⁶ कर दूंगा, मैं पास्कल में लिख दूंगा। फाइनल आपका वॉल्यूम कितना है? 0.2 और इनिशियल है 0.4। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, ये आपके जूल में आएगा क्योंकि हमने पास्कल में लिया है। 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ देखिए मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, इंटू माइनस आपका 0.2 आ जाएगा। तो ये जो 10⁻³ है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.1 और 0.2 से, तो ये आपका आ जाएगा -20, और ये 10⁻³ है इसको मैं किलो जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये आपका वर्क डन आ गया -20 किलो जूल। आपको हीट ट्रांसफ़र कितनी देर की है? वो आपकी 35 किलो जूल हीट फ्रॉम द गैस। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल Q इज इक्वल्स टू du प्लस डेल W। ये फर्स्ट लॉ की इक्वेशन है। अब यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 35। लेकिन स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक बार आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। द हीट ट्रांसफर ऑफ 35 फ्रॉम द गैस, यदि हीट जो है फ्रॉम द गैस या फ्रॉम द सिस्टम होती है, इसका मतलब वहाँ पे हीट डिक्रीज हो रही है, और यदि हीट डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पे हम हीट नेगेटिव लेते हैं, और आपकी इंटरनल एनर्जी du प्लस क्या हो जाएगा -20। ये किलो जूल में लिया मैंने क्योंकि आपकी हीट जो है किलो जूल में दे रखी थी। यूनिट का आपको हमेशा ध्यान रखना है, तभी आंसर आपका करेक्ट आएगा। तो du की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -35, और 20 जो है यहाँ पे इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो वैल्यू आ रही है आपकी -15। यदि आप हीट को पॉजिटिव ले लेते तो ये 35 होता और ये 20 इधर आके इसमें ऐड हो जाता, तो कितनी आती? 55। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है 55। और यदि आप दोनों को पॉजिटिव लेते तो भी आपका 15 पॉजिटिव में आता है, तो भी आंसर आपका गलत हो जाता। लेकिन आंसर यहाँ पे करेक्ट क्या आएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आएगा। कितने स्टूडेंट के गलत आया है कमेंट करके जरूर बताना। द एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल साइकिल इंक्रीज with increase in cutoff ratio, decrease in cutoff ratio, या remain unaffected या unpredictable।
तो यहाँ पे आपको बताना है डीजल साइकिल की एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है। सबसे पहले आपको यदि फॉर्मूला पता है डीजल साइकिल का, देखिए ऑटो साइकिल का मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 1-1/r⁻⁻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 
इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है, 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, इतनी तो होती है। इसके मल्टीप्लाई में होता है रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा रो माइनस 1। यहाँ पे ये रो क्या है, ये आपका है कट ऑफ रेशियो, ये आपका कट ऑफ रेशियो, और आर जो होता है आपका कंप्रेशन रेशियो होता है, और गामा क्या होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसके मल्टीप्लाई में, किसके मल्टीप्लाई में, इसमें, यानी कि यहाँ पे ये टोटल है आपका, कंफ्यूज नहीं होना है, 1 माइनस। तो देखिए कट ऑफ रेशियो यदि आपका इंक्रीज हो रहा है, कट ऑफ रेशियो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये गामा है, तो ये वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होगी नीचे वाले के अपेक्षा। तो यदि ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब 1 में से ज़्यादा घट रही है। तो यदि कट ऑफ रेशियो इंक्रीज होता है तो एफिशिएंसी आपके डिक्रीज होती है, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, यदि कट ऑफ रेशियो आपका डिक्रीज हो रहा है तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आपको फॉर्मूला डीजल साइकिल का याद रखना, 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1 रो की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा रो माइनस 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉयलर एक्सेसरीज। एक होता है आपके बॉयलर की एक्सेसरी, दूसरा होता है माउंटिंग। तो यदि मैं बात करूं एक्सेसरी की, एक्सेसरीज जो होती हैं वो आपके बॉयलर की जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज करती हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी को इंक्रीज करने वाला कौन है, एयर प्री हीटर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो जाएगा। मैं कुछ आपको और बता देता हूँ एक्सेसरीज, एयर फ्री हीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, फीड पंप और स्टीम ट्रैप, ये सारे जो हैं वो आपके बॉयलर एक्सेसरीज हैं। यदि मैं बात करूं माउंटिंग की, तो माउंटिंग का काम क्या होता है, बॉयलर की सेफ्टी प्रोवाइड करना। जैसे सेफ्टी वाल्व है, ब्लो ऑफ कॉक है या ब्लो ऑफ वाल्व है, स्टीम स्टॉप वाल्व है, ये सब क्या है, ये सब आपके माउंटिंग है। ठीक है, और मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे वाटर लेवल इंडिकेटर है। तो यदि वाटर लेवल इंडिकेटर नहीं होगा तो वहाँ पे पता नहीं चलेगा कि उस बॉयलर के अंदर वाटर कितना रहा है। फ्यूजिबल प्लग हो गया, ब्लो ऑफ कॉक हो गया, प्रेशर गेज हो गया, ये सब क्या होती है, माउंटिंग। तो माउंटिंग यदि आपको पूछ ले तो वो सेफ्टी के लिए होती हैं, और एक्सेसरीज जो होती हैं वो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन ए रिएक्शन टर्बाइन द हीट ड्रॉप इन फिक्स्ड ब्लेड इज 8 किलोजूल पर किलोग्राम एंड टोटल हीट ड्रॉप पर स्टेज इज 20 किलोजूल पर किलोग्राम, डिग्री ऑफ रिएक्शन इज। तो यहाँ पे आपको बताना है डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होगी टर्बाइन के लिए। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। टू द टोटल हीट ड्रॉप पर स्टेज, टोटल हीट ड्रॉप पर स्टेज, ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या, हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड, तो यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, फिक्स्ड ब्लेड के लिए दे रखा है 8 और पर स्टेज के लिए है 20। तो यदि मैं बात करूँ मूविंग ब्लेड की, तो मूविंग ब्लेड का क्या होगा, टोटल में से मैं फिक्स का निकाल दूंगा तब आएगा, अपॉन टोटल कितना है 20 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके 12/20। तो ये आपका 0.6 आ जाएगा। यदि मैं बात करूँ परसेंटेज में तो आपका हो जाएगा 60%। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। नीडल बियरिंग जो होते हैं उनको हम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ए फूड कंपार्टमेंट, द फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन एट 4 डिग्री सेल्सियस बाई रिमूविंग हीट फ्रॉम it at a rate of 360 kilojoule per minute. If the required power input to the refrigerator is 2 kilowatt, COP of the refrigerator is। तो यहाँ पे आपको सिंपली COP बताना है। ये क्वेश्चन आपका SSC
14 में पूछा गया था। COP क्या होती है? COP होती है आपका डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है हमारा? डिजायर्ड इफेक्ट है कि जो कंपार्टमेंट है उसमें से कितनी हीट निकाली, तो कितनी निकाल रहा है? 360 किलो जूल पर मिनट। तो Q की वैल्यू आपके हैं 360 किलो जूल पर मिनट है। हमको क्या निकालनी है? किलो वाट, जो की होती है किलो जूल पर सेकेंड। तो मैं इसको 60 से डिवाइड कर लूँगा, तो ये आपका आ जाएगा 6, ये किलो जूल पर सेकेंड यानी कि किलो वॉट में आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 6 अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट कितना है? रिक्वायर्ड पावर इनपुट टू द रेफ्रिजरेटर इज 2 किलो वाट। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 3। COP कितनी आ जाएगी? 3। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपके लिए वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें वीडियो को जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।